अब आप बताइए, आप वो कह वहां रहे से थे कि उसमें कुछ खास नहीं बात लाने पर भी सरकार के लिए जो है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाला जो बिल आ रहा है उसमें क्या खास बात है? नहीं, ये काम होना चाहिए था 1950 से। आज ये जो समस्या हम झेल रहे हैं कि आपकी नागरिकता का प्रमाण क्या है, नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है। तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, ये कानून बना और 64 में कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये काम था राज्यों का, राज्यों ने किया नहीं। तो आज सब लोग कहते हैं हमारे पास तो कोई है नहीं जन्म प्रमाण पत्र, तो हम कहां से लाएं? आजकल तो इशू होते हैं, आप पीछे तो नहीं जा सकते, नहीं अतीत में नहीं जा सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए ये जरूरी है। और इसका सीधा संबंध है डेमोग्राफिक चेंज से। ये जो आप फर्जी वाड़ा करते हैं कि आधार कार्ड वहां से बनवा लिया, राशन कार्ड यहां से बनवा लिया और दावा करने लगे कि हम भारतीय हैं, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, पहले जो है ज्यादातर जो डिलीवरीज होती थी गांव में, ग्रामीण हिस्सा ज्यादा था, तो ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर में नहीं होती थी, अस्पताल में नहीं होती थी, इसलिए भी रजिस्ट्रेशन, हालांकि माना जाता है ग्राम प्रधान लिख के दे तो उसको मान लिया जाता था जन्मतिथि का जो है प्रमाण पत्र जी। तो इसलिए अब चूंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, मैंडेटरी होगा, हर बर्थ और हर डेथ का रजिस्ट्रेशन होगा। तो हर डेथ का रजिस्ट्रेशन मतलब आप मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा जो करते थे कि जो मर गया वो भी वोटर है, वो नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ा चेंज करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, ये लिगेसी इशू है। आप 70-80 साल से जिस व्यवस्था में थे उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा। और आप फिर कह रहा हूं कि जो है पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। अब मान लीजिए आगे के लिए मान लीजिए 2 जनरेशन तो कम से कम ऐसी हैं जिनके जीवन काल में ये काम नहीं हुआ, तो उसका वो आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा और आगे ऐसी समस्या ही ना आए, ये इंतजाम करना पड़ेगा। समझते हैं आप इतने इसके दूरगामी असर होने वाले हैं? और वो तो एजेंडा में है ही कि इस चीज़ को रेगुलाइज कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार की ये भी चिंता है कि भाई जिन जिन हंगामा वाले जो विषय हैं उस पर अपनी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। चाहे राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जैसे SIT रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को मंडे को सौंपने वाली है। अच्छा, तो राम मंदिर पे सरकार के पास जो कुछ और रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़ हो रही है ना। हाँ, और दूसरी चीज़ की नीट को लेकर अगर आप देखें तो नीट पे जो भी जंतर मंतर पे सोना मांगचुप कर रहे हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें नीट पे या CBSE पे जो करना था सरकार को, CBI जाँच, गिरफ्तारी, ऑफिसर को हटाया जाना, रीनीट, दोबारा एग्ज़ाम कराया जाना, वो ठीक तरीके से कराया जाना, उसका रिजल्ट आ गया, अब एडमिशन ले रहे हैं। तो सरकार की तरफ से तो सब कुछ किया जा चुका है। अब इसके बाद सोनम वांगचुक मांग क्या रहे हैं? इस्तीफा दे दो। अब इसको सौरभ एक चीज़ और समझिए कि ये सब कोई भी फैसला तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पर ही होना चाहिए। 200 लोग आके जंतर मंतर पे बैठ के कहें कि हाँ इस आदमी को इस्तीफा दे दो, उस व्यक्ति के लिए कोई भी नेता जो चुनाव जीत के आया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के केस में देखें तो संबलपुर से जब चुनाव जीते तो लगभग 5,91,000 के पास आसपास उनको वोट आया था, उतने लोगों का नुमाइंदा 200 लोगों के कहने पे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और उस सरकार में जैसे बीजेपी के हिसाब से लगभग 22 से 23 करोड़ वोट आए थे, इंडिया का अगर जोड़ दें तो 30 से 31 करोड़ आया था। तो किस संख्या के आधार पर ये फैसला होना चाहिए कि आप जाएं दबाव बना दें सरकार पे? सोनम वांगचुक जब अनशन पे बैठे तब तो ये थोड़ा मुद्दा रेलेवेंट था भी, अब उनको बैठा दिया गया कि आप अनशन कीजिए। अब ये तो अनशन करना तो फिर वो वाली बात है ना, तो नाक की बात है कि अनशन कैसे तोड़ दूं मैं। देखिए नीट का जो मुद्दा है, सरकार बात ही नहीं कर रही। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये तो सोनम वांगचुक की बात, आप वो तो मेरे ख्याल से तो देखिए वो ट्रैप हो गए, इसमें अनशन करके ट्रैप हो गए। धरना तक होता तो ठीक था, अब अनशन से निकलना बड़ा मुश्किल है। धरना तक तो ठीक था। दूसरा, राहुल गांधी को क्या मांग रहे हैं? आपने कहा सोनम वांगचुक, राहुल गांधी ने आज रैली की है देहरादून में स्टूडेंट्स के साथ, ये मुद्दा है, अब रह गया है मुद्दा। ये दूसरा मामला है। राहुल गांधी सोनम वांगचुक फर्क समझो जी। सोनम वांगचुक, राहुल गांधी तो एड्रेस कर रहे हैं इलेक्शन की तैयारी में। भाई उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में 6 महीने बाद चुनाव है, और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस को लगता है कि शायद वो लड़ सकती, जीत सकती। यूपी में तो सेकंड जूनियर पार्टनर है। इसलिए राहुल गांधी का जो ओरिजिनल प्लान था कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली, उसमें देहरादून जोड़ा गया। इलाहाबाद तो नहीं गए वो, प्रयागराज नहीं गए, अब वो देहरादून, तो वो उत्तराखंड निशाने पर है।
तो राहुल गांधी का तो ये है कि जो यूथ वोटर है वहां पर जो उनकी तो सर मैं politics ये वो नहीं है। कह रहा कि ये मुद्दा जो है इलेक्शन में नहीं उठना चाहिए, इलेक्शन का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने इसको पोल इशू बना लिया है कि ये कोर है। ये क्या, ये कोर इशू है, इसमें इतना उसमें खाली नीट को नहीं बनाया, पेपर लीक को बनाया। हाँ मैं एजुकेशन कहता हूँ, मैं तो सारे education, मुद्दे जोड़ के education। एजुकेशन क्या, उस चुनाव का, उत्तराखंड के ही चुनाव का कोर इशू हो सकता है। उत्तराखंड का नहीं, एजुकेशन तो पूरे राहुल गांधी इसी उनका पिछले 15 दिनों के ट्वीट निकाल लीजिए, नहीं, सारे वो इस तो पे है ही उनका इशू। उनका कोटा से लेके सब जगह उनकी गैदरिंग्स हो रही हैं। वो तो देखो, राहुल गांधी एक इशू पकड़ते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। जाति जनगणना पकड़ता तो जाति जनगणना पकड़ा, उसमें कुछ और बोलते ही नहीं थे जाति जनगणना के अलावा, वो एक्सरे और 95% और सब बोलते। अब जाति जनगणना में उनको सक्सेस मिल गई भाई, सरकार ने मान लिया। उस सरकार ने मान लिया जो कहती थी अर्बन नक्सल की डिमांड है, ये एक उसी सरकार ने तो माना ना। अब वो इस इशू को पकड़े हुए हैं। ये यूथ का इशू है, ये स्टूडेंट का इशू है और उनके परिवारों का इशू है।